Good morning dear students. Today I am going to deliver lecture on 12th class biology topic human evolution. Myself Dr. Madhup Sharma, Department of Education हरियाणा। तो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो है ह्यूमन इवोल्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ मैन। सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन। तो उसके अंदर हम दो भागों में इसे बांट लेंगे, प्री ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। वी विल डिस्कस डेफिनेटली प्री ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स, what are the different adaptation for arboreal life of man, what are the Simian evolution, relationship between ape and man, divergence of simians, early human ancestors. So all this topic which I told you now will be discussed during the course of lecture. So let's first we discuss about the human classification. Before going into the evolution of man, it is very essential that we must at least know about the human classification, what the human classification is, where we stands. So we come into the kingdom Animalia that requires organic matter. Phylum is Chordata, the character of Chordata is notochord present, that in the class Mammalia, and the characters of the class Mammalia are hair, pinna, mammary glands. These should be present there. As far as the order is concerned, that is Primata, जिससे कि वर्ड बना है प्राइमेट। तो इस प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर क्या होने चाहिए, नेल ओवर द डिजिट्स। देन कम्स द फैमिली। फैमिली इज होमिनिडिया, इसके अंदर जो विशेष करेक्टर्स हैं उसके फैमिली होमिनिडिया के, वो है इरेक्ट पोस्चर यानी कि सीधा पोस्चर और बाईपेडल लोकोमोशंस। उसके अलावा जीनस होमो है और स्पीसीज सैपियंस है जिसके करेक्टर हैं स्किलफुल। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट करेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द मेन करेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो जिसके बाद हमें पता लगे कि कैसे कैसे इवोल्यूशन होता गया और कैसे कैसे ये करेक्टर्स ह्यूमन बींग्स के अंदर आते गए। तो जब तक हम ये नहीं पता लगाएंगे कि ह्यूमन करेक्टर्स कौन कौन से हैं, तब तक हम उसके इवोल्यूशन को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। व्हाट आर द मेन करेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन, दीज आर नंबर 1 इरेक्ट पोस्चर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन का मेन करेक्टर क्या है, इरेक्ट पोस्चर, यानी कि सीधा जो उसका पोस्चर होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल सीधे हमारी पोजीशन होती है। अपराइट पोजीशन ऑफ द हेड, जो सिर की पोजीशन है वो क्या है, अपराइट, सीधा होता है, वो ऊपर उठा हुआ। बाइनोकुलर विजन, हमारा जो तीसरा जो मेन करेक्टर है वो क्या है, बाइनोकुलर विजन है, दो आंखों से हम सीधे एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसी तरह से लिम्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट एंड आर्म्स शॉर्टर। जो लिम्स है हमारे वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट सीधे होते हैं, और जो आर्म्स होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। लार्ज वेल डेवलप्ड सेरिब्रम, यानी कि जो ब्रेन का जो पार्ट सेरिब्रम बताया गया है वो क्या होता है, इट इज़ लार्ज एंड आल्सो वेल डेवलप्ड। और इसी की वजह से हम सबसे श्रेष्ठ प्राणियों में माने जाते हैं क्योंकि हमारे जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। उसी तरह से डिक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव रेट एंड मोनोगैमी एंड पावर टू मेक टूल्स एंड आर्टिकुलेट स्पीच। इसके साथ साथ जो अगला करेक्टर है वो है पावर टू मेक टूल्स, यानी कि टूल्स बनाने की ताकत या पावर, जो कि मनुष्य समय समय पर टूल्स बनाता गया और उन औजारों का वो इस्तेमाल करता गया। एंड टू आर्टिकुलेट स्पीच, हाउ टू मेक ए स्पीच, they are perfect in making speech, they can speak, and that's why they are able to communicate, they can express their feelings and can understand the pains and feeling of the other persons. So whatever the problem they have, they can communicate with the some other persons. So this is one of the most important characters in their evolution. So let's discuss about the pre-human evolution. What the pre-human evolution is, कि evolution जो man का हुआ उससे पहले क्या क्या चेंजेस आए। तो यहाँ हम लेते हैं कि ह्यूमन बिलोंग्स टू द ऑर्डर प्राइमेट एज आई डिस्कस विद यू, विच इंक्लूड्स द ल्यूमर, लोरिस, टार्सियर, मंकी एंड एपिस। दीज आर आल्सो कॉल्ड एंथ्रोपॉइड्स। तो हम ये क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, प्राइमेट से करता है।
और उसके अंदर लूमर, लॉरिस, टर्स, मंकी और एपिस आते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स के अंदर नो डाउट मैन भी आते हैं, एपिस भी और मंकी। ह्यूमन्स आर क्लोजर टू एपिस इन फिजियोलॉजी। जहाँ तक फंक्शनिंग की हम बात करते हैं, सो ह्यूमन बींग्स आर मोर क्लोजर टू एपिस देन द मंकी, मंकीज आर क्लोजर टू एपिस, सो देयर इज ए चेन बिटवीन देम। तो जैसे कि फिजियोलॉजी हम करें, उसकी फंक्शनिंग जो हमारी है और जो एपिस की है वो लगभग मिलती जुलती है। कुछ एक ब्लड ग्रुप, जैसे ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी भी लगभग दोनों के अंदर मिलता जुलता है। सो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इज स्टडीड एज प्री ह्यूमन इवोल्यूशन। यहाँ हम लेते हैं कि मैमल्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ शुरू के अंदर, तो सम ब्रीफ हिस्ट्री रिगार्डिंग इट्स एवोल्यूशन। सो मैमल्स इवॉल्व्ड इन द Jurassic period about 195 million years ago from cynodont reptiles. So early mammals were small shoe-like insectivores with dinosaurs. तो पहले जो अर्ली मैमल्स थे वो कैसे थे, शू लाइक इंसेक्टिवोरस विद डायनासोर। जैसा कि साइनोडोंट रेप्टाइल्स बताया, तो उस टाइम जो रेप्टाइल्स मौजूद थे वो डायनासोर की तरह विशालकाय थे, और वहाँ पे जो मैमल्स थे वो इवॉल्व होने शुरू हो गए। और शू लाइक ऐसे होता है, जैसे बच्चों आपने गिलहरी देखी होगी, उस गिलहरी के अंदर बड़ी सी पूंछ वाली गिलहरी जिसे कहते हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या बोलते हैं, शू लाइक इंसेक्टिवोरस। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स बाय नॉक्टर्नल नेचर इन द ट्री। वो अपने आप को कैसे बचाते थे कि नॉक्टर्नल नेचर की वजह से, दैट इज इन द ट्री। सो अल्टीमेट डोमिनेंस ऑफ दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द चेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। जो मैमल्स थे उनका जो अल्टीमेट डोमिनेंस कब आया, आफ्टर चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे जैसे समय बदलता गया, आगे बढ़ता गया, एनवायरनमेंट में चेंज आता गया, और वो चेंजिंग एनवायरनमेंट किसके लिए था, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए। और उसकी वजह से साथ साथ के अंदर एक चीज़ और आई कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता चला गया ब्रेन का मैमल्स के अंदर, वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होकर उभरता चला गया। कि जो डायनासोर्स थे, हमें सब जानते हैं कि एक समय पर उन्होंने पृथ्वी पर राज किया। आफ्टर देयर एक्सटिंक्शन, यानी कि जब वो बाहर निकल गए डायनासोर, द मेमल क्विकली इवोल्व्ड इनटू द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स विच इन्वेडेड ए वेरियस इकोलॉजिकल नाइक वैकेटेड बाय ग्रेट रेप्टाइल्स। जैसे जैसे एक्सटिंक्शन होता चला गया डायनासोर्स का, मैमल्स ने उनकी खाली हुई जगह को भरना शुरू कर दिया। जो इकोलॉजिकल नाइक वहाँ पे खाली हो गया था, उसको मैमल्स ने आके भरना शुरू करा, और जो बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे वो साइड में होते चले गए। अब हम लेते हैं कि जो ऑर्डर प्राइमेटा हमने लिया था कि हाउ द प्राइमेट्स ओरिजिनेटेड। सो उसके लिए हम जाएं तो हम ये लेते हैं कि Paleoanthropologists proposed that anthropoids primates, anthropoid primates means monkey, apes and man, have common ancestry. मानव का जो उदय हुआ है वो किससे हुआ है, मंकी एपिस से। तो तीनों के जो मानव है, मंकी है और एपिस है, दे हैव इन देम व्हाट इज कॉमन, देयर कॉमन एंसेस्ट्री, देयर एंसेस्टर्स वर सेम। द फॉसिल रिकॉर्ड इज इनकम्प्लीट बिकॉज प्री ह्यूमन एंसेस्टर्स वर इन हैबिटेंट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेयर कंडीशंस वर नॉट सुटेबल फॉर फॉसिलाइजेशन। यानी कि उस टाइम के जो फॉसिल रिकॉर्ड्स है वो हमारे को उपलब्ध नहीं है कि प्री ह्यूमन एंसेस्टर्स कौन थे, क्योंकि वो ऐसे हैबिटेट में रहते थे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के गढ़ हैं या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते थे, और वहाँ पे कंडीशंस फॉसिलाइजेशन के लिए उपयुक्त नहीं थी। सो द प्राइमेट्स ओरिजिनेटेड इन पेलियोसीन एपोक अबाउट 65 million years ago from shrew, that I have already told you that they were the animals with long tail, square like animals, गिलहरी की तरह जो थे। they gave primitive primates namely lemurs, tarsiers called prosimians। तो जो प्राइमेट्स थे वो पेलियोसीन इपोक में, यानी कि आज से लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले हुए, यानी कि प्राइमेट बने। किससे बने, जैसा कि मैंने बताया, जो शुरू के जो मैमल्स थे शू लाइक, यानी कि जिनकी लंबी पूंछ थी और जो गिलहरी की तरह थे, उनसे निकले। व्हाट आर द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स। सभी जानते हैं कि प्राइमेट्स के करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जब तक हम प्राइमेट्स के करेक्टरिस्टिक्स नहीं जानेंगे कि व्हाट आर द यूनिक करेक्टर्स ऑफ देम, टिल देन वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट देयर एवोल्यूशंस। सो दे क्लियर कट हैव 5 different type of characters, just like bipedal locomotion, opposable thumb, stereoscopic vision,
reduced snout and development of brain. So I will discuss with you all these one by one. So first take the bipedal locomotion. What the bipedal locomotion is? As the name clearly indicate, bipedal means the locomotion by two pedals, यानी कि दो पाँव से चलना. Hind limbs for walking resulting the change in the skeleton particularly spines and girdles. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हिंड लिम्स थे उसके पीछे के, जिसे हम पाँव बोलते हैं, वो किसके लिए, उससे वो चलते थे वॉकिंग के लिए. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि स्केलेटन में चेंज हुआ. और वो चेंज कहाँ हुआ, मुख्य रूप से स्पाइंस और गिर्डल्स, यानी कि पेक्टोरल गिर्डल्स और पेल्विक गिर्डल्स, उसके अंदर वो चेंज आया. इसी तरह से जो स्पाइंस थी, जिसको हम रीढ़ की हड्डी के अंदर लेते हैं, उन स्पाइंस के अंदर भी चेंज आए और वो सीधा चलने लग गया. इसी तरह से फोर लिम्स थे, दे बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर ब्रांचिएशन, यानी कि ट्री स्विंग, यानी कि एक पेड़ को पकड़ के कूद जाना दूसरे को, जैसे आज भी मंकी करते हैं, आपने देखा होगा, एपिस है वो भी. तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आने लगी फोर लिम्स के अंदर, और वो स्विंग करने लगे एक ट्री से दूसरे ट्री के ऊपर. तो ये उनका स्पेशलाइजेशन हो गया फोर लिम्स के, और हिंड लिम्स के अंदर वॉकिंग के अंदर हो गया, जिनसे उनकी स्पाइंस और गिर्डल में चेंजेज आए. दूसरा जो करेक्टर्स हम लेते हैं वो है अपोजेबल थंब, यानी कि अपोजेबल थंब. तो जो डेवलपमेंट of grasping hand and feet occurred with the bipedal to hold branches firmly for secure tree life. तो उसने क्या करा कि धीरे धीरे जो करेक्टर ये डेवलप हुआ, उसमें वो ग्रास्प, किसी चीज़ को पकड़ना हाथ से या पाँव से होने लगा, और साथ साथ क्या था, बाइपेडल लोकोमोशन से चलना और हाथ और पाँव से किसी चीज़ को होल्ड करना है, पकड़ना ब्रांचेज को पूरी शक्ति के साथ. फॉर सिक्योर ट्री लाइफ एंड अपोजेबल थंब आल्सो हेल्प इन टेकिंग फूड यूजिंग एज टूल. तीसरा जो हम यहाँ लेते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन, क्लियरली इंडिकेट दैट आई स्टार्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम लेटरल साइड टू दी फ्रंट साइड, यानी कि साइड से बिल्कुल फ्रंट में आ गई, टू दी हेड टू लाई क्लोजर टुगेदर विद द पैरेलल ऑप्टिकल एक्सिस, यानी कि किसी चीज़ को देखने के लिए बिल्कुल पैरेलल ऑप्टिक एक्सिस वो बना लेती हैं. दिस गेव स्टीरियोस्कोपिक विजन फॉर जजमेंट ऑफ डिस्टेंस. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एंड कॉन प्रोवाइडेड शार्प आई साइट. तो जैसे जैसे ये होता गया, तो यहाँ क्या हुआ, रोड और कोन सेल की संख्या बढ़ गई. अब रोड और कोन सेल की संख्या बढ़ी, तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती चली गई, तो हमारी जो आई साइट थी वो शार्प होती चली गई, यानी कि हम अलग अलग कलर को भी देखने लगे. नेक्स्ट वन इज द रिड्यूस्ड स्नाउट. स्नाउट कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे आईज जो है वो शिफ्ट हो गई लेटरल साइड से फ्रंट साइड में हेड के, वहाँ पे जब वो शिफ्ट हुई तो उसकी शिफ्टिंग से क्या हुआ, ग्रेट डिपेंडेंस ऑन विजन. तो हमारी जो निर्भरता थी वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बढ़ गई, विजन के ऊपर, देखने के ऊपर. किसी चीज़ को हम देख के ही जल्दी से पता लगा लेते हैं. सो देयर वाज ए शॉर्टनिंग ऑफ स्नाउट एंड रिडक्शन इन सेंस ऑफ स्मेल. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. ब्रेन शोड स्ट्राइकिंग इंक्रीज इन द साइज. ब्रेन के अंदर साइज उसका बढ़ गया. दिस मेड देम इंटेलिजेंट एंड प्रोवाइडेड बेटर कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट्स एंड क्रेनियल कैपेसिटी. जैसे जैसे उसका साइड बढ़ा, हमारी इंटेलिजेंसिया बढ़ा, और इंटेलिजेंसी हमारे बढ़ने के साथ साथ हमारा जो शरीर के अलग अलग मूवमेंट थे, अलग अलग कर्तव्य थे, जो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य स्थापित हो गया. द क्रेनियल कैपेसिटी वर इंक्रीज विच मेड लार्ज एंड राउंडेड हेड. और जब क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी तो हमारा जो ये हेड था वो कैसा हो गया, बड़ा और गोल हेड हो गया. और जैसा कि उसको आप देखोगे भी कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि अलग अलग जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन होता चला गया, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस, लास्ट का जो आ रहा है उसकी जो आपकी हेड है उसका साइज और उसका शेप आप देख सकते हो कि क्लियर कट जब उसके साइज में इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे उसकी शेप में भी, यानी कि राउंडेड शेप भी वो होती चली गई. साथ साथ हमारा क्या हुआ, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी ऑफ एंसेस्टर्स मैन की. From this diagram which is before you in the form of a table or in the form of a chart, x एक्सिस और y एक्सिस पे आप देख सकते हो. एक साइड में जो आपका क्रेनियल कैपेसिटी दिखाई गई है सीसी के अंदर, और दूसरी साइड में आपका दिखाया गया है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. तो वन साइड क्लियरली इंडिकेट दिस इज द क्रेनियल कैपेसिटी ऑन द एक्स एक्स साइड, और एन एक्स वाई साइड इट इज द मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि यहाँ पे समय दिखाया गया है या क्रेनियल कैपेसिटी. तो नीचे से आप देखते हो 40 के आसपास से, तो आगे जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसी तरह से हमारी क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है. तो नीचे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आता है, फिर होमो हैबिकस होता है, फिर होमो इरेक्टस आता है, और फिर होमो सैपियंस आता है. तो
during all these 4 diagrams, you will observe there is an increase in the cranial capacity as well as in the size of the head. Now, I will discuss with you about the evolution of the higher primates. What are the higher primates are? These are simply the simians like monkey, apes and humans, and these arise slowly and arose from the टार्सियर्स. तो ये सारे के सारे हायर प्राइमेट्स जो हैं मंकी, एपिस और ह्यूमन, ये टार्सियर से अरोज हुए. न्यू ओल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड टेल लेस प्राइमेट्स अरोज इंडिपेंडेंटली अबाउट 36 मिलियन ईयर्स अगो इन ओलिगोसिन इपोक. यानी कि ओलिगोसिन इपोक के अंदर तीनों जो चीज़ें हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और टेल लेस प्राइमेट्स जिनके पूंछ नहीं होती, वो अरोज हुए इंडिपेंडेंटली, यानी कि किसी चीज़ का एक दूसरे में दखल नहीं था. दे वर देयर एंड अरोज इंडिपेंडेंटली अबाउट 36 मिलियन ईयर्स ago in Oligocene epoch. So in all these I will discuss one by one. First I take up the monkey. So monkey branched off very early and stayed on tree. तो जैसे इन तीनों का एवोल्यूशन हुआ तो उसके अंदर हम अगर मंकी को लें तो मंकी सबसे पहले अलग होता है और वो कहाँ स्टे करने लग गया. दे स्टार्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज. देयर डिसेंडेंट बिकेम परफेक्टली स्पेशलाइज्ड फॉर आर्बोरियल लाइफ. तो जो आर्बोरियल लाइफ थी, जो हवा में रहना या पेड़ों पे रहने वाली जो लाइफ थी, उसके जो डिसेंडेंट थे, जहाँ से मंकी बना है, वो पूरी तरह से स्पेशलाइज थे या पूरी तरह से विशेषज्ञ थे उस लाइफ को रहने के लिए. दे डेवलप्ड द कैपेसिटी ऑफ रनिंग, लीपिंग एंड स्विमिंग, कूदने की या स्विंग करने की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के लिए, by moving each finger independently, and they become so perfect in their handling that their each finger they started to move independently. So this was the main character that put them into this category. So enlarged brain provided better learning and control of movement. जैसे जैसे जो ब्रेन था वो अनलार्ज होने लगा तो उसके अंदर उनकी जो सीखने की जो शक्ति थी वो बढ़ी और वो अपने जो मूवमेंट्स थे, they were able to coordinate their movements easily and do the things in a very good manner. So ancestors of the ant human starts leaving the trees and attempt to become ground dweller due to reduction in forest. जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, फॉरेस्ट जो हैं वो रिड्यूस होते चले गए. यहाँ जैसे जैसे फॉरेस्ट रिड्यूस हुए तो जो एंसेस्टर्स थे एपिस के और मैन के, उन्होंने क्या करा कि पेड़ों को छोड़ दिया धीरे धीरे एंड दे स्टार्टेड टू अडॉप्ट ग्राउंड लाइफ. तो वो ज़मीन पे रहने वाले प्राणी बनते चले गए. वाई, एक तो मैंने आपको बताया रिडक्शन इन द फॉरेस्ट, और रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्यों हुआ यहाँ पे? ड्यू टू द ग्लेशिएशन ड्यूरिंग द मायोसिन इपोक अबाउट 24 मिलियन ईयर्स अगो इनटू द लाइन ऑफ एप एंड ह्यूमन. सो दे इवॉल्व इनटू द लाइन ऑफ एप एंड ह्यूमन्स. सेकेंड वन एप्स लेते हैं, मंकी के बाद अब आता है एप्स. एप कंटिन्यूड टू लिव मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द ट्रीज, ओकेजनली विजिटिंग द ग्राउंड. ज़्यादातर समय तो वो पेड़ों पे रहते थे, लेकिन कभी कभी वो ज़मीन पे भी आ जाते थे. एप बिकेम लार्जर देन द मंकी एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू बैलेंस ऑन ट्री. देयरफॉर दे स्टार्टेड स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच कॉल्ड ब्रांचिएशन. पेड़ों के ऊपर अब बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था. उन्होंने इस वजह से द स्टार्ट स्विंग, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना शुरू कर दिया कि एक ब्रांच पे फिर दूसरी पे चले जाते. ब्रांचिएशन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं. तो फिंगर बिकम लॉन्गर एंड स्ट्रोंगर, द रिस्ट लॉस्ट द पावर टू बेंड बैकवर्ड. यानी कि जो फिंगर थी वो लंबी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन जो रिस्ट थी उसने पीछे जाने की जो पावर थी वो खत्म हो गई. हैंड कुड फॉर्मली ग्रास्प द ब्रांचेज लाई हुक एंड शोल्डर जॉइंट्स बिकम फ्रीली मूवेबल. जो शोल्डर के जो जॉइंट थे वो पूरी तरह से मूवेबल हो गए फ्रीली, और जो हैंड्स थे वो किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते थे, पकड़ सकते थे, जैसे हुक की तरह यूं पकड़ के, जैसे पेड़ों को पकड़ के वो लटक जाते थे. तो इस तरह की चीज़ें वहाँ थी. तीसरा फिर मैं लेता हूँ ह्यूमन्स का. तो एंसेस्टर्स ऑफ द मैन लेफ्ट द ट्री एंड डेवलप्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्राउंड लाइफ सच एज इरेक्ट posture, longer hind limbs, bipedal locomotion, freedom forelimbs, perfection of binocular vision and lack of tail. Cerebral cortex become large, making man most intelligent creature. तो जो ancestors थे मैंस के, उन्होंने पेड़ों में रहना छोड़ दिया. उन्होंने क्या करा? डेवलप द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राउंड लाइफ, और ग्राउंड लाइफ की रिक्वायरमेंट थी उनको डेवलप की, जैसे इरेक्ट posture है, लंबे जो हिंड लिम्स हैं, बाईपेडल लोकोमोशन है,
इसी तरह से फ्रीडम फॉर फोर लिम्स की जो फ्रीडम थी, परफेक्शन ऑफ बाइनोकुलर विजन थी, लैक ऑफ टेल थी और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो था लार्ग हो गया। और इन चीज़ों ने ही मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में स्थापित कर दिया। इट प्रोवाइडेड एबिलिटी टू मेक द टूल बनाने की उनकी एबिलिटी हो गई। स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, think out problem and remember incidents. So they started to communicate, they were able to speak, that's why they communicate. They developed the kind of language which they can speak, as well as they were perfect in writing them to communicate. Think out problem, there were various problems prevailing at that time and they were able to think about the problem, and their memory also got increased. So remember incidents. About 1 million years ago, prehistoric man came into existence. So from that period it came into existence about 1 million years ago. So now I will discuss with you about what are the similarities between apes and man. As I have already told you that there is a much similarity in apes and man, because man is physiologically more similar to the apes than in monkey. So what are their similarities? So relatively large head, both have large head, they both have mobile neck, short trunk and broad chest and long limbs. तो ये जो थी लार्ज हेड, मोबाइल नेक है, शॉर्ट जो धड़ जो है वो छोटा हो गया, चेस्ट जो बड़ी हो गई, लॉन्ग लिम्प हो गए। तो लार्ज एंड हाईली कन्वोल्यूटेड ब्रेन, प्रोमिनेंट ब्रो रिज अबाउ द आईज, दिस रिज बिकम प्रोमिनेंट above the eyes, well developed facial muscles to express emotion as anger, happiness and no tail. So कौन से दूसरे करेक्टर डेवलप हुए? जो फेशियल मसल डेवलप हो गई, जिस मसल्स की वजह से हम अपने इमोशंस, भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे दुख का और सुख का, और साथ ही साथ के अंदर हमारी जो टेल थी ह्यूमन बीइंग के अंदर वो लुप्त हो गई। व्हाट आर द डाइवर्जेंस ऑफ सिमिनियन? डाइवर्जेंस कन्वर्जेंट होता है बच्चों, और डाइवर्जेंस, दो टर्म यहाँ पे होती हैं। तो कन्वर्जेंट एक चीज़ के ऊपर मिल जाना, अलग अलग चीज़ों से आके, डाइवर्जेंस एक पॉइंट से शुरू होके और अलग अलग चीज़ों में फैल जाना। सो हेयर आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द डाइवर्जेंस ऑफ द सिमिनियंस। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट दे गॉट इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। फर्स्ट इज पैरापिथिकस, द अर्लीस्ट फॉसिल टू रिप्रेजेंट द एंसेस्टर ऑफ मैन एंड मंकी इज कॉल्ड एज पैरापिथिकस, which was discovered from ओलिगोसिन इन इजिप्ट। तो इजिप्ट के अंदर ओलिगोसिन्स पीरियड में एक डिस्कवरी हुई फॉसिल्स की। जो सबसे पहले अर्लीस्ट जो फॉसिल्स हैं वो कौन से हैं? एंसेस्टर ऑफ मैन एंड मंकी, और उनको हम क्या बोलते हैं? पैरापिथिकस। सेकेंड वन इज प्रोपिलियोपिथिकस, अनदर इवोल्यूशनरी लाइन अरोज फ्रॉम मेन ट्रंक ऑफ प्राइमेट्स, एवोल्यूटेड इन मायोसिन about 10 million years and gave rise to gibbons as Proleopithecus and Paleopithecus. Third one is Dryopithecus, a fossil of ape. Dryopithecus africans is regarded as common ancestor of man and chimpanzee, orangutan and gorilla. तो मैन, चिंपैंजी, ओरिंगटन और गोरिल्ला के कॉमन एंसेस्टर हम किसे लेते हैं? ड्रायोपिथिकस अफ्रीकन्स। फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका of early Miocene about 25 million years ago, which was closely related to chimpanzee but equal arms and legs. Heel indicates semi-erect posture of it. It have large brain and canines. It was arboreal and ate soft fruit and leaves. Orangutan arose from Diopithecus about 8 million years ago. Proconsul, उसके बारे में हम लेते हैं। Diopithecus was succeeded by Proconsul. जो प्रोकॉन्सल हम ले रहे हैं वो ड्रायोपिथिकस के बाद हुए। अफ्रीकन्स दे डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका इन मायोसिन एज इंटरमीडिएट बिटवीन मैन एंड एप। ये जो प्रोकॉन्सल हैं किसके बीच के हैं? मैन और एप्स के। हैविंग राउंडेड फोरहेड, जो फोरहेड था उसका कैसा था? वो गोल था। एंड पॉइंटेड कैनाइन, पॉइंटेड कैनाइन जो दांत होता है कैनाइन वो पॉइंटेड था, वो किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए था, मांस को या दूसरी चीज़ को। इट गेव राइज टू गोरिल्ला इन प्लियोसिन अबाउट 2.3 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसने किसको दिया? गोरिल्ला, इससे इवॉल्व हुए। फिर आता है ह्यूमन एवोल्यूशन। उनका जो प्लेस ऑफ एवोल्यूशन हम मानते हैं वो एशिया और अफ्रीका है, और वो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स थे, रामापिथिकस एंड शिवापिथिकस। तो दे बोथ डिस्कवर्ड फ्रॉम लेट मायोसिन इन इंडिया फ्रॉम शिवालिक हिल्स ऑफ हिमालयाज
about 15 million years ago. They were derived from Dryopithecus in Africa. Another fossil is Keniapithecus vickeri. तो रामापिथिकस और शिवापिथिकस ये डिस्कवर किससे हुए? लेट माइसिन पीरियड में इंडिया के अंदर शिवालिक हिल्स से ये मिलते हैं, हिमालय की। एंड जहाँ तक ह्यूमन इवोल्यूशन की बात है वहाँ हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस आते हैं लास्ट में जाके। तो सबसे पहले हम रामापिथिकस की जब बात करते हैं तो एप लाइक प्राइमेट्स लिव्ड ऑन ट्रीज बट ट्रेवल एंड एट ऑन द ग्राउंड। रहते कहाँ थे? ट्री पे। ट्रेवल कहाँ करते थे और खाते कहाँ पे थे? ग्राउंड पे। जा एंड टीथ वर लाइक मैन। उनके जो दांत और जबड़े थे वो आदमी की तरह थे। स्मॉल कैनाइन एंड लार्ज मोलर सजेस्ट दे फेड हार्ड नट्स एंड सीड। तो उनके जो कैनाइन थे वो स्मॉल थे, छोटे छोटे थे। इसका मतलब वो किसी मांस या इस तरह फाड़ने वाली चीज़ को नहीं खाते थे, मुलायम को, जिससे कि फाड़ लें आराम से। उनके जो मोलर टीथ थे वो बहुत भारी थे। फिर हमारे पास आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इन साउथ अफ्रीका अबाउट 5 मिलियन ईयर्स एगो इन प्लायोसिन एरा कॉल्ड अफ्रीकन एपमेन। They were of the height of 1.5 meter. They were having bipedal locomotion and they were herbivorous. So they were not carnivorous, eating only the trees, यानी कि पेड़ पौधे वनस्पति को खा के वो जिंदा रहते थे। एंड दे वर हैविंग द लोकोमोशन बाइपेडल। दे वर फुल्ली इरेक्ट पॉस्चर, सीधे थे। ही लिव्ड ऑन द ट्रीज आल्सो इन समाना। क्रेनियल कैपेसिटी उनकी जो थी वो 450 cc थी ब्रेन की। स्मॉल कैनाइन, स्मॉल इंसाइजर एंड शॉर्ट फिंगर। तीन इनके अलग अलग ये करेक्टर्स हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस, इट वाज अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स अगो इन अफ्रीका। देयर ब्रेन कैपेसिटी वाज 45 cc। स्मॉल कैनाइन, फुली इरेक्ट पोस्चर, कार्निवोरस। वहाँ वो जो हमने लिए थे वो थे हार्बिवोरस, यहाँ से वो किस पे आ गए? कार्निवोरस। क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो सेम है। लो फोरहेड, नीचे की तरफ था। ब्रो रिज प्रोजेक्टिंग ओवर आईज। प्रोट्रूडिंग फेस, लैक ऑफ चिन। जो फेस था वो बाहर निकला हुआ था और चिन नहीं थी, थोड़ी नहीं थी उनकी। एंड ब्रॉड पेल्विक इज स्पेसिफिक फीचर। इट गेव अनदर ब्लाइंड लाइन टू ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस बायोसी। नेक्स्ट कम्स द होमो हैबिलिस, दैट इज दे वर द टूल मेकर। होमो मीन्स मैन और हैबिलिस मीन्स स्किलफुल। दे वर द स्किलफुल मैन्स एंड दे इवॉल्व अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो इन अफ्रीका विद स्मॉल कैनाइन एंड लाइट जा। उनके जो जबड़े थे वो बहुत लाइट थे। ही लेड कम्युनिटी लाइफ इन केव। खंदक में या केव में वो रहते थे और कम्युनिटी लाइफ व्यतीत करते थे, समूह में रह के। बाइपेडल लोकोमोशन था। दिस वाज द फर्स्ट फॉसिल ऑफ होमो हैबिल्स वर द फर्स्ट हु यूज द टूल्स एंड स्टोन्स। क्रेनियल कैपेसिटी 750 cc थी, जो 450 से यहाँ 750 आ गई। कार्निवोरस एंड हंटेड लार्ज एनिमल्स। सो दे स्टार्टेड टू हंट अदर एनिमल्स बिकॉज दे आर द कार्निवोर्स एंड हैव लार्ज ब्रेन साइज फॉर शेडोज ए सोशल लाइफ। तो सबसे बड़ा करेक्टर यहाँ था कि वो केव में रहते, सोशल लाइफ एंजॉय करते थे। होमो इरेक्टस, इट वाज अबाउट 1.7 मिलियन ईयर्स अगो इन द प्लियोस्टोसीन। हाइट वाज अबाउट 1.5 to 1.8 मीटर विद इरेक्ट posture. He made more elaborate tools of stone and bones. It hunted big games. बड़े बड़े जो जानवर थे उनको हंट करने लगे। Perhaps used fire. They started to use fire at that time, particularly it is supposed. Protruding jaw, बाहर निकला हुआ जबड़ा। Projecting brows, small canine, large molar teeth. तो वहाँ भी ये लगता है कि वो कुछ हार्ड टाइप की चीज़ों को खाते थे। ब्रेन वॉल्यूम अबाउट 800 to 1100 cc, यानी कि यहाँ की ब्रेन की जो वॉल्यूम वो बढ़ा। Cranium was dome shaped for large cavity. About 1,50,000 years ago, they migrated to the Europe and Asia, and its fossils were found near Trinil in Java and from Peking in China. तो जो पिकिंग है वहाँ चाइना में मिलते हैं और ट्रिनिल जावा में वो मिलते हैं। एंड नियर हाइडलबर्ग इन जर्मनी, एंड दे आर नेम्ड एज होमो इरेक्टस इरेक्टस जावा एपमैन, होमो इरेक्टस पैकिन्सिस पेकिंग मैन एंड होमो इरेक्टस हाइडलबर्गनेसिस इन द हाइडलबर्ग मैन। लास्ट में जो आता है वो है होमो नेंडरथैलेंसिस। होमो नेंडरथैलेंसिस कॉमनली कॉल्ड नेंडरथैल्स मैन विच वाज फाउंड फ्रॉम नेंडर, एक वैली है नेंडर, उसके अंदर वो मिले जर्मनी में 1856 के अंदर। अबाउट 100 इंडिविजुअल हैव बीन डिस्कवर्ड ऑफ 10,000 to 34,000 ईयर्स एगो इन प्लायोसिन ईरा। दे रिप्रेजेंट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ होमो सैपियंस। वो किसको? होमो सैपियंस की प्रिमिटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर नोन एज होमो सैपियन नेंडरथैलेंसिस। दे यूज्ड हाई
to protect their body and buried their dead. Last में आता है Homo sapiens, the modern human being. The discoveries of the fossils of Homo sapiens suggest that they arose in Africa and moved across continent and developed into distinct area. तो वो कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर उनका उदय हुआ और वो मूव कर गए सभी कॉन्टिनेंट के महाद्वीपों में और डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, अलग अलग रेसेस में वो इवॉल्व हुए. मॉडर्न मैन अरोज एट द टाइम ऑफ आइस एज, आइस एज के टाइम वो अराइज हुए. जो मॉडर्न मैन है बिटवीन 75,000 to 1,00,000 ईयर्स अगो फॉर 20,000 ईयर्स टाइम, विच गेव प्री हिस्टोरिक केव आर्ट. आफ्टर आइस एज देर वॉज ए ग्लोबल शिफ्ट इन ह्यूमन पैटर्न ऑफ लिविंग फ्रॉम हंटिंग टू फूड gathering settlement. That you might have enjoyed the lecture. Thank you very much.